हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग की जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग की मैं प्रिपरेशन करा रही थी, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनी लॉ 1956 भी आपके सिलेबस में शामिल है और साथ में जिसमें अमेंडमेंट हुए थे तो क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने पहले भी इस पर काफी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपने वो नहीं देखी हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है? In which section of the Companies Act 2013 the term company is defined? Section 2, subsection 10, Section 2, subsection 20, Section 10, none of these. क्वेश्चन में कह रहा है जो कंपनी शब्द इस पर कि आपका पूरा कंपनी लॉ ही बेस है, तो वो शब्द जो है वो वर्ड कहाँ पर है? जो कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन दे रखी है किस सेक्शन में दिया गया है? तो दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। यहाँ पर का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके पेपर में 2-3 धाराएं जरूर पूछता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं इंक्लूड करती जाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनी की विशेषता या लक्षण नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सिटीजनशिप। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है कंपनी की विशेषता नहीं है, उसका फीचर नहीं है। यहाँ पर विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति बिल्कुल है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो कि एक कंपनीज एक्ट के द्वारा ही बनाई जाती है, उस चीज के द्वारा ही समाप्त होती है। शाश्वत उत्तराधिकार ये भी रहता है कि किसी के भी कंपनी में आने का या जाने का, किसी की मृत्यु हो जाने का कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी जो होती है वो अलग होती है और जो उसके सदस्य या उसके मेंबर्स होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। सार मुद्रा, कॉमन सील, कंपनी आर्टिफिशियल बॉडी तो है लेकिन खुद के हाथ तो नहीं होती कि वो सिग्नेचर कर सके, लेकिन कंपनी की एक अथोराइज सील होती है, जिस भी पेपर पर वो सील लगी रहती है माना जाता है कि कंपनी द्वारा वो साइन किया हुआ है या ऑथराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन जो नागरिकता है सिटीजनशिप है, जो सिटीजनशिप होती है वो किसी आर्टिफिशियल बॉडी को नहीं मिलती, किसी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को नहीं मिलती है। सिटीजनशिप नागरिकता जो होती है, जो एक्चुअल में लोग होते हैं उनको मिलती है, ह्यूमन को मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो ह्यूमन नहीं है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, इसलिए सिटीजनशिप नागरिकता उसे नहीं होती, उसे मत देने का, वोट देने का राइट नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। द इम्पोर्टेंट इशू ऑन द सेपरेट एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी लिमिटेड, लेबनाज नाइट्रेट कंपनी बनाम लेबनाज सिंडिकेट, ऐश्वर्य रेलवे, कैरिश एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे। तो आप सबने सुना होगा कि सोलोमन बनाम सोलोमन जो डिस्प्यूट है काफी फेमस है कंपनी लॉ में। तो यहाँ पे वो कंपनी के पृथक अस्तित्व से रिलेटेड होता है। इसमें ये था, तो ये जो सोलोमन बनाम सोलोमन डिस्प्यूट है, इसमें क्या हुआ था कि जो सोलोमन था उसका अपना एक पर्सनल व्यवसाय था, बिजनेस था, जिसको कि उसने एक नई कंपनी बनाई, सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी जो बनाई उसने, तो उसको जो है बेच दिया था 40,000 में। और उसने जितने भी जो नई कंपनी बनी थी, जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो सब उसके फैमिली के ही लोग थे। तो वहां पर उसने 20,000 उसमें से जो अंश थे वो फैमिली थे, 10,000 के उसने पाउंड लिए थे, बाकी के जो थे वो उसने जो रिटपत्र के तौर पर, शो के तौर पर बाकी के लोगों ने उसे परचेस कर लिया था, खरीद लिया था। यहाँ पर प्रॉब्लम तब आई जब जो है कंपनी विक्टर में जाने लगी, तो वहां पर जो बाकी के जो लेनदार थे, जो क्रेडिटर्स थे, उन लोगों ने कहा कि जो सोलोमन है वो क्योंकि स्वयं के ही उसने अंश को खरीदे, स्वयं ही उसने जो डिबेंचर्स को परचेस किया है, तो वहां पर पहले उसको लेने का अधिकार नहीं है, पहले उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि बाहर के हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट था उसने ये कहा कि जो कंपनी है और जो सोलोमन है दोनों एक अलग अलग व्यक्ति हैं। भले ही वो जो सोलोमन था वो कंपनी का डायरेक्टर भी था, संचालक भी था, लेकिन वो संचालक और कंपनी अलग अलग हैं। इसीलिए यहीं पर प्रश्न आया कि जो कंपनी होती है वो बाकी जो कंपनी होती है और जो उसके सदस्य होते हैं दोनों का पृथक अस्तित्व होता है, दोनों एक सेपरेट एक्सिस्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है। द मेन फीचर्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, कॉमन सील। तो यहाँ पर तीनों ही जो है वो कंपनी की विशेषताएं हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों का निगमन निम्न में से किस ढंग के द्वारा हो सकता है? कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? बाय रॉयल चार्टर्ड,
by a special act of the parliament, by the Companies Act, by all of them। तो जो कंपनियों का निगमन होता है, कंपनी को बनाया जा सकता है, तो इन तीनों के ही द्वारा बनाया जा सकता है कि रॉयल चार्टर यानी कि राज्य के आज्ञा पत्र द्वारा भी, संसद के विशेष अधिनियम जो कि कॉर्पोरेशन निगम बनाए जाते हैं, और साथ ही कंपनीज एक्ट के अंडर में भी। तो इन तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है तो वहां पर वो निगमित कंपनी और या फिर अनिगमित कंपनी दोनों तरह की हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो कंपनी होगी, जो दायित्व की बेसिस पर, कैसे कंपनी को कई तरह से डिफाइन किया गया अलग अलग तरह से। यहाँ पर पूछ रहा है कि लायबिलिटीज के बेस पर, लायबिलिटीज के बेस पर कंपनी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक अंशों द्वारा सीमित होती है, दूसरी गारंटी द्वारा सीमित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 टाइप्स के होते हैं जब हम जो है बात कर रहे हैं इसके लिमिटेशन के बेसिस पर, सीमितता के बेसिस पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी? 57, 75। यहाँ पर पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें कम से कम मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अधिकतम मैक्सिमम कितने होने चाहिए इसकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 होने चाहिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन हैव 200, 50, 30, 20। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो मेंबर्स होंगे उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है, पहले 50 थी लेकिन अब कितनी है? अब 200 है। तो ध्यान रखिएगा 200 होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित करती है। द कंपनी गवर्न बाय ए स्पेशल एक्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसका भी एक अपना एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी और भारत का यूनिट ट्रस्ट भी, यूटीआई जैसे शॉर्ट में आप बोलते हैं। तो तीनों ही विशेष अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारी सम्मिलित हो सकता है। शेयर होल्डर्स में इंक्लूड in meetings with special information, in the annual general meeting, in an extraordinary meeting, all of these। जो एक अंशधारी होता है, यहाँ पर शेयर होल्डर जो होगा वो किस चीजों में सम्मिलित हो सकता है, शामिल हो सकता है? जो विशेष सूचना वाली सभाएं होती हैं, जो वार्षिक साधारण सभा है, असाधारण सभा में, या फिर इन सभी में। तो वो इन सभी में ही शामिल हो सकता है। क्वेश्चन और आता है, जो अंशधारी होते हैं कंपनी का स्वामी जो होता है वो कौन होता है? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, वही कंपनी के ओनर होते हैं, वही कंपनी के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सम्मिलित हो सकता है, तो इन तीनों में ही वो शामिल हो सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सभा की नोटिस की अवधि है। द नोटिस पीरियड ऑफ द जनरल मीटिंग इज 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो जनरल मीटिंग होती है, मीटिंग्स आपको पढ़ी होंगी, कई तरह की होती हैं। तो उन मीटिंग्स में साधारण सभा होती है, असाधारण सभा होती है, विशेष सूचना पर होती है, लेनदारों की होती है, सदस्यों की होती है, बहुत तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, जनरल मीटिंग जो होती है उसमें जो नोटिस दिया जाता है पहले से, जनरल मीटिंग का, साधारण सभा का नोटिस जो जारी किया जाता है पहले से, तो कितनी अवधि से पूर्व कर देना चाहिए? तो वो हो जाती है 21 डेज, 21 दिन। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस पाने का अधिकारी है। द अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस इज एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ दीज। तो नोटिस पाने का यानी कि जो अभी जैसे मैंने बताया कि जो नोटिस दिया जाता है पहले 14 दिन पहले दिया जाता है, तो उस नोटिस को पाने का किसको अधिकार होता है? तो यहाँ पर इन सभी को अधिकार रहता है, प्रत्येक यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी का अंकेक्षक होता है वो भी, और जो कंपनी के संचालक हैं उनको भी। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6000 सदस्यों वाली पब्लिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या है। द नंबर ऑफ कोरम इन द मीटिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 6000 मेंबर इज 3, 4, 36। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो गणपूर्ति या फिर जो कोरम होता है क्या होता है
कि कोई भी मीटिंग होने के लिए, सभा होने के लिए वहाँ पर उपस्थित जो जितने सदस्य हैं वो टोटल जो उसके मेंबर्स हैं उसका कितने, वहाँ पर जितने उपस्थित सदस्य हैं तो कितने कितने जो है परसेंट लोगों का या कितने जो है लोगों का होना चाहिए वहाँ पर मत कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, वो हो जाता है कोरम या फिर जड़पूर्ति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पब्लिक कंपनी है, कितने सदस्य हैं, 6000 सदस्य यानी कि 6000 वहाँ पर मेंबर्स हैं। तो वहाँ पर जो जड़पूर्ति की संख्या होगी वो 30 मेंबर्स होंगे, 30 सदस्य होंगे। अगर पब्लिक कंपनी है कोई और वहाँ पर जो टोटल मेंबर्स हैं, जो भी बैठक जिस दिन भी मीटिंग हो रही है उस तिथि पर, तो वहाँ पर 1000 से अगर अधिक सदस्य नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो 5 व्यक्तियों को कोरम माना जाता है, 5 मेंबर्स होंगे। अगर वहाँ पर 1000 से 5000 के बीच में है मेंबर्स, तो वहाँ पर 15 मेंबर्स जो हैं वो 15 सदस्य जो होंगे वो कोरम माने जाएंगे। और अगर 5000 से ज्यादा है तो वहाँ पर जो 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर्स होंगे, वो कोरम माने जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपके जो आगे सदस्यों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर का एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की सभा में जड़पूर्ति की संख्या है। द नंबर ऑफ कोरम इन द मीटिंग ऑफ ए प्राइवेट कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी इज 2, 3, 4, 5। अभी हमने ये तो समझ लिया कि जो पब्लिक कंपनी होती है तो वहां पर कोरम किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी वन पर्सन कंपनी को छोड़ करके जो प्राइवेट कंपनी है वहां पर अगर हमें कोरम निकालना है तो कितने हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, 2 सदस्य जो होते हैं सिर्फ उनको ही कोरम मान लिया जाता है कि अगर 2 सदस्य उपस्थित है तो माना जाएगा कि जड़पूर्ति कोरम पूरा है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डजंट हैव द राइट टू एडिशनल वोट, राइट टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर्स, राइट टू एडजर्न द मीटिंग, राइट टू प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सभा का अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है मीटिंग का, उसको क्या अधिकार इसमें से नहीं है, यानी कि कोई 3 जो है वो उसके राइट है लेकिन एक उसका राइट नहीं है। एडिशनल वोट, अतिरिक्त वोट दे सकता है अगर दोनों साइडे, दोनों पक्ष, जो दोनों पार्टीज जो हैं वहां पर वोट इक्वल आए हैं तो वहां पर वो अपना एक निर्णायक मत दे सकता है, वो एक अपना एक फाइनल वोट दे सकता है, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पक्ष सही है या किसके पक्ष की बात मानी जाएगी और आगे प्रस्ताव या जो भी जिस भी चीज पर बहस चल रही थी वो आगे बढ़ाया जाएगा या माना जाएगा। वक्ताओं का क्रम निर्धारित करना, बिल्कुल कि कौन किस क्रम में किस ऑर्डर में अपनी बात को रखेगा। सभा स्थगित करने का अधिकार भी उसको रहता है कि अगर वो चाहे, अगर देख रहा है कि बहुत ज्यादा जो है अनियमितता फैल गई है, बहुत ज्यादा जो है आपस में एक दूसरे के साथ विवाद हो गया है, तो वहाँ पर वो चाहे और भी किसी रीजन से वो चाहे तो वो सभा को, मीटिंग को स्थगित कर सकता है। राइट टू प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, तो यहाँ पर वो जो एजेंडा होता है कि किन किन बातों पर, किन किन जो चीजों पर चर्चा करी जाएगी, कार्यसूची क्या रहेगी, उसको तैयार करने का अधिकार जो होता है वो जो चेयरमैन होगा उसको नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 2 सबसेक्शन 84, धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार अंश का अर्थ किसी कंपनी की अंश पूंजी में हिस्सा है और इसमें डैश शामिल है। As per section 2 subsection 84, share means share in the share capital of a company and includes dash debentures, preference shares, stock, bonds। तो यहाँ पर जो अंश होते हैं, यानी कि जो पहले तो एक चीज क्लियर हो गई कि किस सेक्शन में दे रखा है अंश की डिफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, और इसमें जो कह रहा है कि उस डिफिनेशन में अंश पूंजी में अंश को तो रखा गया है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। यहाँ पर उसमें और कौन सी चीज को शामिल किया गया, तो उसमें शामिल किया जाता है स्टॉक्स को, स्कंध को। तो यहाँ तक एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो पूर्णतः अंश होते हैं, फुली पेड होते हैं, उन अंशों का एक हिस्सा जो होता है कई अंशों को मिला करके एक स्कंध में परिवर्तित कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टॉक कहलाता है वो। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो शेयर की डेफिनेशन है उसमें शेयर्स प्लस स्टॉक दोनों को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इशूइंग फुली पेड अप ओनर शेयर्स, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका यूज जो है वो किस चीज के लिए हम नहीं कर सकते, उसमें जो भी राशि है, अमाउंट है, उसको हम कहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाय बैक ऑफ शेयर्स में भी होता है, बोनस शेयर्स को भी इशू करने में होता है, और साथ ही जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिटर्न ऑफ करने में भी होता है। लेकिन किस चीज को नहीं होता है, अंश पूंजी में जो कमी होती है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, उसमें इसका यूज नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following section of Company Act 2013 define the definition of shares? कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंश की परिभाषा को परिभाषित करती है? तो यहाँ पर कुछ आपके सेक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि किस सेक्शन में दे रखा है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए, अभी मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी उदाहरण है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस कंपनी का उदाहरण थी? तो वो थी चार्टर्ड कंपनी का उदाहरण थी, जो राज्य के आज्ञा पत्र द्वारा जो है बनाई गई कंपनियां होती है, मैंने आपको बताया था पहले के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस तरह से भी कंपनी को बनाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा, वो कंपनी जो कहलाती है वो चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।